इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है नागपुर से। नागपुर हिंसा से जुड़े संदिग्धों की कुछ तस्वीरें सामने आ गई हैं। संदिग्धों की ये तस्वीरें नागपुर हिंसा के पहले की हैं। नागपुर के शिवाजी चौक पर हिंसा से पहले अलग अलग ग्रुप में संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं। आपको हम वो वीडियो दिखाएंगे जो बाइक और स्कूटी से आए थे, जिनके हाथों में फोन था और वो किसी से बातचीत करते नजर आए। ये देखिए, ये वो संदिग्ध बताए जा रहे हैं। इनमें से कुछ संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि बाकी की सीसीटीवी की मदद से तलाश की जा रही है। ये वो लोग हैं जो संदेह के घेरे में हैं। अलग अलग ग्रुप में ये पहुंचे थे, यानी बिल्कुल सोच समझकर इस साजिश को अंजाम दिया गया। अलग अलग ग्रुप में ये पहुंचे, एक जगह फिर इकट्ठा हुए। नागपुर हिंसा पर सूत्रों के हवाले से हमें एक और बड़ी खबर मिल रही है। एनआईए की टीम ने नागपुर संभाजी नगर का दौरा किया है। औरंगजेब की कब्र और आसपास के इलाके का निरीक्षण किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों से नागपुर हिंसा की जानकारी ली गई है। हिंसा प्रभावित इलाके का भी एनआईए की टीम ने जायजा लिया है। नागपुर और संभाजी नगर का भी दौरा किया है इस टीम ने। आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भी लोग पहुंचे हैं इस टीम के लोग, और वहां भी निरीक्षण किया गया। हिंसा प्रभावित इलाकों का जायजा लिया एनआईए की टीम ने। अधिकारियों से भी मुलाकात हुई है इस टीम के लोगों की, और उनसे भी तमाम जानकारियां जुटाई गई हैं। मेरे साथ वरुण जैन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। वरुण, ये एनआईए की टीम जो वहां पहुंची जायजा लेने के लिए, उससे जुड़ा क्या अपडेट और है आपके पास? देखिए, बिल्कुल इस हिंसा को लेकर कहीं ना कहीं अब एनआईए की भी एंट्री हो गई है। हालांकि एनआईए के सूत्रों का कहना है कि अभी एनआईए ने किसी तरह का मुकदमा दर्ज नहीं किया है, लेकिन इस हिंसा को लेकर जो 4 अलग अलग जिले हैं उनका दौरा किया है। कुछ एविडेंसेस जो मौका है उसका मुआयना किया है, क्योंकि इस मामले के अंदर अब तक की जांच में कुछ व्हाट्सएप चैट भी सामने आए थे जिसमें बांग्लादेश का जिक्र था। तो एनआईए के सूत्र का कहना है कि अगर इन्वेस्टिगेशन में, जांच में ये बात एस्टेब्लिश होती है कि बाहर से जो ये पूरा का पूरा दंगा हुआ था उसको फंडिंग हुई या इस तरह के कोई कनेक्शन तार मिलते हैं, तो फिर एनआईए इसमें मुकदमा दर्ज करके अपनी जांच आगे बढ़ाएगी। तो एनआईए ने इस पूरे मामले के अंदर अपनी एंट्री कर ली है और अभी फिलहाल मौके का मुआयना किया है और जो कुछ जरूरी दस्तावेज हैं अभी उनकी जांच पड़ताल कर रही है। जी ठीक है, शुक्रिया वरुण इस जानकारी के लिए आपका। एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, नागपुर में हिंसा हुए 4 दिन बीत गए, हालात काबू में है लेकिन तनाव बरकरार है। इस बीच आज जुमा है, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। नागपुर में जो हुआ उसके बाद तनाव का जो माहौल है उसे देखते हुए आज जुमे के मौके पर नागपुर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सभी मस्जिदों के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा है। शहर के चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। ज्यादा सुरक्षा, ज्यादा चौकसी, इसलिए ताकि जो लोग सोमवार की रात को नागपुर का अमन चैन बिगाड़ने में कामयाब रहे, वो अब कोई और नफरती साजिश को अंजाम न दे सकें। एक बार फिर नागपुर में कोई हंगामा ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, किसी के भी बहकावे में ना आए, ताकि नागपुर में जल्द से जल्द जिंदगी पटरी पर लौट सके, पहले की तरह अमन चैन कायम हो सके। और इसी वजह से आज जुमे पर नागपुर में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। फिलहाल रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है और आज शुक्रवार है, और शुक्रवार के दिन यानी कि जुम्मे के दिन दोपहर को होने वाली जो नमाज होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन नागपुर में इस समय कुछ इलाकों में कर्फ्यू है, और जो कर्फ्यूग्रस्त इलाके हैं वहाँ पर जो मस्जिदें हैं वहाँ पर बड़ी संख्या में नमाजी जो हैं वो नमाज के लिए नहीं पहुँचे हैं। जो अलग अलग मस्जिदों का व्यवस्थापन संभालने वाली कमेटियाँ हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि जो जुम्मे की जो नमाज है वो स्थिति को देखते हुए आप अपने अपने घरों से ही उसका पठन करें, और उसका पालन होता हुआ यहाँ दिख रहा है हर जुम्मे को। और जो रमज़ान के महीने का जुम्मा होता है, कितने लोग यहाँ नमाज पठन के लिए आते हैं? कम से कम 300-400 लोग रहता है उसमें। लेकिन आज क्या देख रहे हैं? आज पाँच लोग नमाज पढ़ेंगे। उसमें एक धारा 144 लगी हुई है, उस हिसाब से सिर्फ 5 लोग उसमें जो है, उसमें इमाम है, मौज़न है और पड़ोस के 2 लोग हैं। ऐसे 5 लोग मिलकर नमाज पढ़ लेंगे। तो ये प्रशासन की तरफ से आग्रह किया गया था, और जो मस्जिद कमेटी है उन्होंने भी उसका पालन किया है? जी बिल्कुल, उन्होंने भी पालन किया उसका। दोनों ही मस्जिदों में आज कम संख्या में, मतलब धारा को देखते हुए, मतलब वहाँ पर भी 5 लोगों की मतलब नमाज होगी। 5 ही लोग उसमें वहाँ पर भी नमाज पढ़ेंगे, यहाँ पर भी रहेंगे।
अभी प्रशासन का ये जो बंदोबस्त जो लगा हुआ है उसमें मतलब मैंने किसी को आने के लिए पहले ही मनाही है। आइए सीधे मैं आपको रजत के पास लिए चलूं, उनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे। रजत, आज क्या नागपुर में आप देख पा रहे हैं, किस तरीके का माहौल है? जी बिल्कुल, अभी तक तो पूरी तरह से नागपुर में शांति देखी जा रही है और जो भी हिंसा प्रभावित इलाके थे वहाँ की मस्जिदों में कम संख्या में नमाजी पहुँचे, खास करके चिटनिस पार्क और शिवाजी चौक का वो इलाका जहाँ पर हिंसा सबसे ज़्यादा भड़की थी। आप मेरे पीछे मस्जिद ताज और रज़ा देख सकते हैं और यहाँ पर कुछ देर पहले मौलवी साहब और जो गिने चुने लोग हैं उन्होंने ही नमाज अदा की है। तो कहीं ना कहीं नियमों का पालन किया जा रहा है और नागपुर के इस इलाके में महाल और उसके आसपास के इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है। तो पुलिस ने भी उम्मीद जताई थी कि कम संख्या में लोग नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में पहुंचे, लोग अपने घर के पास या अपने घरों में ही नमाज पठन करें और उसका पालन होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से नागपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों में शांति बरकरार है और बड़े पैमाने पर पुलिस जो है वो अलग अलग जगहों पर तैनात है और एक सुरक्षा का कड़ा इंतजाम नागपुर में हर तरफ देखा जा रहा है। जी अखिलेश। चलिए, धन्यवाद रजत इस जानकारी के लिए आपका। नागपुर हिंसा को लेकर विपक्ष लगातार महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर है। एनसीपी शरद गुट के विधायक हैं रोहित पवार। उन्होंने नागपुर हिंसा में बांग्लादेशी कनेक्शन आने पर इसे इंटेलिजेंस फेल्योर के तौर पर कहा है और औरंगजेब की कब्र के मुद्दे को ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। ये पता चल रहा है कि बांग्लादेश से सोशल मीडिया से चीज़ें ऑपरेट की गई थी, अफवाह फैलाई गई थी, जांच में आ रहा है। तो देखो, राज्य का तो इंटेलिजेंस फेल हो गया, राज्य की पुलिस फेल हो गई। अगर ये विषय अगर आप बोल रहे हो वो सही है तो नेशनल लेवल का इंटेलिजेंस फेल हो गया, नेशनल लेवल की पुलिस डिपार्टमेंट फेल हो गई। तो बीजेपी ऊपर भी है नीचे भी है, बीजेपी दोनों तरीके से फेल हो गई, ऐसे ही बताना पड़ेगा। औरंगजेब की कब्र को लेकर अब सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। पहले सिर्फ पेपर था, अब मेटल शीट लगा दिया गया है, कांटों की तार से उसे घेर दिया गया है। ये पूछना इस वजह से था कि एक तरफ कई नेता कहते हैं उसे उखाड़ फेंका जाए, एक तरफ सुरक्षा बढ़ा दी जा रही है। क्या समझ में आ रहा है, मतलब सरकार करना क्या चाहती है? केंद्र सरकार उनकी है, राज्य सरकार उनकी है, सरकार दोनों आपकी है। जो आपको कब्र के साथ करना है वो करो, लेकिन हमारा कहना है कि जो गरीबों का विषय है, जो महाराष्ट्र के हित का विषय है, उसके बारे में अभी सोचो, बात करेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो नैरेटिव बीजेपी लाने का कोशिश कर रहा था वो फ्लॉप हो गया। औरंगजेब को कहाँ पे भी ट्रैक्शन नहीं मिल रहा। अबू आजमी कहते हैं कि कब्र खोदने से क्या लोगों को नौकरी मिलने लगी। अब इस तरह की बातें अबू आजमी करते हुए नजर आ रहे हैं। जो व्यक्ति औरंगजेब की प्रशंसा करता है उनके बारे में आप कुछ भी अगर हमको बोलो तो वो इररिलेवेंट हो गया। अभी चूंकि आज जुमा है तो नागपुर में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। दूसरी ओर आज हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम की पुलिस रिमांड की मियाद भी खत्म हो रही है। उसे कुछ ही देर में कोर्ट में पेश किया जा सकता है और पूरी ये उम्मीद की जा रही है कि पुलिस उसकी रिमांड बढ़ाने की अपील करेगी, क्योंकि दंगों की कड़ी को जोड़कर पूरी साजिश डिकोड करने के लिए मुख्य आरोपी फहीम से अभी और पूछताछ बहुत जरूरी है। पुलिस उसकी रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी। आपको यह बता दें कि फहीम पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस जांच में अब तक यह सामने आया है कि फहीम ने भड़काऊ भाषण देकर समुदाय के लोगों को उकसाया था। इसमें सामने आ रहा है कि गृह मंत्री ने कहा है कि कुछ मालेगांव के कनेक्शंस भी आ रहा है। क्या इसमें आप लोग देखिए, ये सब इन्वेस्टिगेशन के भाग हैं। आप ये क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं इसमें मैं अभी आपको कुछ बता नहीं। तो फहीम की पेशी की जाएगी। उम्मीद यह की जा रही है कि उससे फिर से पुलिस कहेगी कि रिमांड पर यह चाहिए। दरअसल उससे और ज्यादा कुछ जानकारियां जुटानी है पुलिस को। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एबीपी नेटवर्क से बात करते हुए कहा कि जिन लोगों ने दंगे भड़काए उन्हें छोड़ेंगे नहीं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक मास्टरमाइंड जो आहे हा मुळात मालेगावचा आहे किंवा मालेगावमध्ये त्यांनी बऱ्याच ऍक्टिव्हिटी केलेल्या आहेत। मग तो नागपूरला येऊन असल्या गोष्टी का करत होता किंवा काय केलं, अशा अनेक प्रश्न यातनं निर्माण झालेले आहेत। आता नागपूर शांत आहे, पुढेही नागपूर शांत राहील, पण हे नक्की आहे की अशा प्रकारे ज्यांनी स्वास्थ्य बिघडवलं त्यांना आम्ही सोडणार नाही। जसं सकाळी तो पुतळा जाळल्यानंतर आम्ही विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलाच्या लोकांवरही त्या ठिकाणी गुन्हा दाखल केला, पण त्याचसोबत ज्या लोकांनी दंगली घडवल्या त्यांना काय झालं तरी सोडणार नाही, त्यांच्यावर
कडक शासन या ठिकाणी होईल. पोलिसांवर हल्ला करणं हे जर खपवून घ्यायला लागलो ना महाराष्ट्रामध्ये तर कायदा सुव्यवस्था राहणार नाही. त्यामुळे ज्यांनी पोलिसांवर हल्ला केला त्यांना अद्दल घडवल्याशिवाय सोडणार नाही. मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। कलेक्टर और एएसआई के आदेश के बाद औरंगजेब की कब्र के पीछे वाले हिस्से जो हरे पर्दे से ढके गए थे अब उसे एल्यूमिनियम की चादर से ढक दिया गया है। साथ ही टीन के शेड के साथ अब नुकीले तारों से भी घेरेबंदी कर दी गई है ताकि कोई जबरन कब्र के अंदर ना घुस सके। ये आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर सुरक्षा और चाक चौबंद की गई है। कटीले तार भी चारों तरफ लगाए गए हैं और बाकायदा एक टीन शेड से उसे ढक दिया गया है कब्र को। जिस तरह की धमकियां दी गई थी उसके बाद आप देख रहे हैं वहां पर अब प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद।